नमस्कार। हेलो डीडी में मैं विश्वनाथ आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में जिस हस्ती से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं उस हस्ती का एक लंबा इतिहास है। कहते हैं जब किसी का परिचय उसके बेटे से होने लगता है तो उसे बहुत गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन जिस हस्ती से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं, आज भले ही उनका नाम उनके बेटे के साथ जुड़ रहा हो, कल तक उनका बेटा उनके नाम पर जी रहा था। उस हस्ती का नाम है राकेश रोशन। राकेश जी फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। एक लंबा इतिहास रहा है, 30-35 साल का फिल्मी दुनिया के साथ इनका, और बहुत सारे उतार चढ़ाव राकेश जी ने देखे हैं। उन सारे उतार चढ़ावों की बात, उनकी फिल्मों की बात, उनकी बनाई फिल्मों की बात, उनकी डायरेक्ट की गई फिल्मों की बात और उनकी अपनी बात, फिल्मों के बारे में वो क्या सोचते हैं, आज की फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं। पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं अभी आपके लेटेस्ट वेंचर के लिए, जो आपने इतनी बढ़िया फिल्म इंडस्ट्री को दी और देश को दी, दर्शकों को दी। शुरुआत में चाहता था कि इसी बात से करूं कि ये जो नई फिल्म आपकी थी इसमें क्या नया था, लेकिन व्हाई नॉट टू गो बैक। एक 30 साल का लंबा अरसा जिस आदमी का हो इस फिल्मी दुनिया के साथ में, और जहाँ तक मुझे ध्यान है आपने शुरुआत भी की थी असिस्टेंट डायरेक्टर के नाते, और आज फिर आप डायरेक्टर के नाते जाने जा रहे हैं, प्रोड्यूसर के नाते भी जाने जा रहे हैं। तो इस 30 साल में फिल्मी दुनिया में अपने आप को आपने किस तरह से पाया, या हाउ वुड यू डिफाइन योरसेल्फ? देखिए, इस दौर में सीखने को काफ़ी मिला है और आदमी हमेशा सीखता ही रहता है। तो हर दिन हर पल एक नया एक्सपीरियंस होता है। बचपन से मुझे शौक़ था पिक्चर में काम करने का। तो जैसे आप जानते हैं कि मेरे फादर रोशन साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उनके गुजरने के बाद 67 में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मिस्टर एच.एस. रवेल को ज्वाइन किया। अच्छा। उस वक्त वो बना रहे थे संघर्ष, दिलीप साहब और वैजयंती माला जी थी। उसके बाद मैं मिस्टर मोहन कुमार को मैंने ज्वाइन किया तो डायरेक्शन में, असिस्टेंट डायरेक्टर में। और उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, अनजाना और आप आए बाहर आई। अच्छा। दोनों में मिस्टर रंजन कुमार एंड एक में थी बबीता जी और एक में थी साधना। तो वो 2 पिक्चरें करने के बाद 3 पिक्चरें मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर की एज अ असिस्टेंट। उसके बाद मुझे हीरो का ब्रेक मिला, क्योंकि मैं फेमस महालक्ष्मी में ही घुमा करता था, जो एक हब है उस वक्त सारे प्रोड्यूसर्स का। तो आप तो आए तो थे डायरेक्शन के लिए, तो हीरो का कैसे मिल गया? नहीं, मुझे शौक था हीरो का ही, हीरो ही बनना था। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाऊं या इस इंडस्ट्री में रहूं। ये बात मैं आपसे बाद में करूंगा, क्योंकि लोग मुझे आपसे और बात करना चाहते हैं। असम से मोहसिना बात करना चाहती हैं। हाँ जी। मोहसिना टेलीफोन पर है, बोलिए क्या सवाल है आपका? हेलो राकेश जी। हाँ जी। हाँ बोलिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इतने साल कोई पिक्चर में काम नहीं किए, अचानक आप कोई मिल्का में काम करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ जानबूझ करके काम नहीं किया है। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने किसी और आर्टिस्ट को फाइनल किया था, तो वो वक्त पे नहीं पहुंच सके, तो फिर ऐन मौके पर मुझे ही करना पड़ा। मतलब आपने कोई तैयारी नहीं की थी अपने मन में उसकी? कोई तैयारी हम लोग बात कर रहे थे कि तैयारी की बात आई, आपने कहा कि उस समय आप जा सकते थे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में भी सीखने के लिए, लेकिन आप नहीं गए थे। जी नहीं, क्योंकि और 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं यहाँ इंडस्ट्री में असिस्टेंट के तौर पे यहाँ के तौर तरीके सीखूँ या वहाँ जाकर सीखूँ। तो मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड बी इन द इंडस्ट्री एंड लर्न अबाउट द इंडस्ट्री एंड नो। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाकर के सीखने से? देखिए, एक्सपीरियंस तो काम करने से ही होता है। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उन 3 सालों में कि एक्टर्स किस तरह एक्ट करते हैं, कैमरा के सामने कैसे होते हैं, कैमरा के पीछे कैसे होते हैं, और फिर कैमरा के फिर असिस्टेंट रहकर छोटे मोटे काम करना, सेट लगवाना। तो दैट वाज ऑल एन एक्सपीरियंस विच आई गॉट इन दोज 3 years, जो अब मुझे काम आ रहा है। तो उस एक्सपीरियंस की बात भी हम कर लेंगे, लेकिन इस बार फ़ोन पर राहुल हैं मुंबई से, राहुल सोलंकी। राहुल बोलिए क्या सवाल है आपका?
हेलो। हाँ बोल। राकेश जी। हाँ जी। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुझे प्रश्न पूछना था कि ये जो कोरियन का मूवी है, हाँ जी। इसका आपको प्रोड्यूसर कहाँ से मिला, मतलब ये बनाने की आपको कहाँ से मिला? ये सब्जेक्ट कहाँ से मिला मुझे? हाँ, ये सब्जेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि मैं कहो ना प्यारा के पास सोच रहा था कि क्या बनाऊं। तो अचानक एक दिन मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर जो उस वक्त 4 साल की थी, वो टीवी पे कुछ कार्टून में कुछ प्रोग्राम आ रहा था, तो उसमें कुछ एलियंस और कुछ स्पेसशिप लैंड हुआ हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरी वो ग्रैंड डॉटर बहुत गौर से देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि सोनालिका, तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है यहाँ? बोलता हाँ, ये बाहर की दुनिया से लोग आए हैं और वो देखो उनका प्लेन खड़ा है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि अगर आज 4 साल के बच्चे को अगर ये पता है, बच्चों को ये पता है कि एलियंस क्या होते हैं और स्पेसशिप क्या होता है, तो मतलब द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग। या दैट्स ट्रू। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इस बेस पे एक कहानी बनाऊं जो शायद इस जनरेशन को अच्छी लगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हम वही लव स्टोरीज़, वही रिवेंज स्टोरीज़, वही लव ट्रायंगल्स पे ही हम पिक्चरें बनाते रहे। तो वी वर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, और गाने के सिचुएशन भी वही होते हैं। एलियंस के बारे में भी फिल्में तो बन चुकी हैं पहले, हमारे यहाँ नहीं बनी तो बाहर बनी, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत तो करते रहे थे इस तरह का। हाँ, बाहर बनी, लेकिन बाहर बनने से जो एलीट ऑडियंस है शहरों के, वही देख पाते हैं। Naturally. हमारे पूरे देश में वहाँ तक पिक्चरें जाती नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइप की एक पिक्चर बनाऊं, ताकि भारत में अपने सारे भाई और बहनों सब देख सकें। अच्छा, लेकिन चूंकि ये चीज़ लोगों के दिल और दिमाग पर इस समय असर कर रही है, एक नई चीज़ आप लेकर के आए और एक नए कंसेप्ट को आपने दिया, क्या ऐसा था आप में कि आपने सोचा कि इस तरह की चीज़ दूंगा? तो वो छोटी बच्ची वाली किस्सा तो आपने बताया, लेकिन एक छोटी बच्ची की जिज्ञासा सारे देश की जिज्ञासा बन सकती है, ये कैसे है आपके दिमाग में? नहीं, मैंने ये सोचा कि देखिए, बेसिकली कहानी तो इमोशनल होना चाहिए। तो कहानी का जो मैंने बेस रखा है वो तो इमोशंस पे ही था कि एक लड़का है जो उम्र में बड़ा है, लेकिन दिमागी तौर पे अभी भी बच्चा है वो। तो उसकी परेशानियां क्या क्या है ज़िंदगी में, वो किस तरह लोग उसे किस तरह तंग करते हैं, ऐसे लोगों को। तो वो मैं दिखाना चाह रहा था कि हमें ऐसे डिसेबल्ड बच्चों के साथ इस तरह के बिहेवियर नहीं करना चाहिए, उन्हें बल्कि समझाना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। तो ये प्लॉट को लेकर मैंने ये साईफाई का जो है वो एक एडिशन किया है, ताकि एक बिगनेस आ जाए। अच्छा। नहीं तो वो कहानी बड़ी छोटी सी रह जाती। तो एक बिगनेस के लिए फिर मैंने वो स्पेसशिप और वो एलियन और उनकी दोस्ती, क्योंकि एलियन समझ पाया उस लड़के को। कुछ लोग वो रिटार्डेड चाइल्ड नहीं है, आप उसे मानते हैं? मेंटली रिटार्डेड नहीं है। नहीं है। तो उम्र में ज़्यादा है लेकिन समझ में कम है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? वो हमने दिखाया है पिक्चर में कि वो जब वो रेखा जी के प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका एक्सीडेंट होता है। अच्छा। तो उस एक्सीडेंट से वो पेट के बल ही गिरती हैं, तो उसके दिमाग पे कोई चोट लगती है, तो वो हिस्सा जो है ब्रेन का डैमेज हो जाता है। तो उस वजह से ही इज़ नॉट मेंटली टू द लेवल ऑफ हिज एज। तो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की कहानी लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर सकती है, बजाय सिर्फ एक छोटी सी कहानी होती एक ऐसे बच्चे की? हाँ जी। तो इसलिए मैंने फिर वो बड़े कैनवस देने के लिए स्पेसशिप, एलियन, तो एक नई, क्योंकि एक नया कैरेक्टर में दे रहा था। कभी किसी ने हीरो को इस तरह का कैरेक्टर दिया नहीं है, क्योंकि हीरो हमारी पिक्चर में हीरो ही होता है, जो लड़ता है सबसे, जो ही नहीं, पर हमारे यहाँ थोड़ी बहुत प्रयोग इस तरह के हो चुके हैं पहले भी। जैसे एक फिल्म में एक आदमी बिना बोले ही सारी पूरी फिल्म करता है। हाँ जी। तो वो भी इसी तरह का कैरेक्टर था, चैलेंजिंग चीज़ थी। हाँ जी। ये कैसे दिखा दें? नहीं, वो सब डिपेंड करता है। जैसे वो पिक्चरें थी जो बनी थी, जो कोई गूंगा है या कोई बहरा है, वो बहुत लो बजट की पिक्चरें बनती हैं। मैंने ये बहुत बड़े बजट हरी भाई के साथ एक फिल्म बनी थी, आपको याद है? खामोशी। हाँ जी, खामोशी। हाँ जी, बहुत तो उसमें उनकी बहुत और लो बजट की तो नहीं थी वो।
हाँ थोड़ा सा। एक देखा जाए तो लो बजट की पिक्चर थी वो। तो वो भी थोड़ा डिफरेंट थी उस ज़माने में, हाँ जी, तो शायद आपको लगा कि इस तरह की डिफरेंट चीज़ अब भी चल सकती है। अब भी चल सकती है। एक बात आपने एक बार कही थी बातचीत में कि आप 3 साल बाद की बात सोचते हैं कि 3 साल बाद कैसी फिल्में होंगी, क्योंकि 3 साल करीब करीब लग जाते हैं एक फिल्म को बनाने में। तो ये जो प्रोसेस है सोचने का आपको किसी फिल्म के बारे में, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे सोच सकता है आदमी कि 3 साल बाद कैसी फिल्में होंगी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ। नहीं, वो विजन तो होना रहना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने कोई मिल गया, मेरा बस अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि इंडस्ट्री में क्या क्या पिक्चरें बन रही हैं, 2 साल के बाद आने वाली हैं या 3 साल के बाद आने वाली हैं, तो मुझे उन पिक्चरों से हट के कोई पिक्चर बनानी है। अच्छा। उनसे हटकर, उन जैसी नहीं। उन जैसी नहीं बनाऊंगा मैं। अच्छा। कुछ हट कर ही कोई सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो क्या होता है कि जब हम एक नई किस्म की कहानी बनाते हैं तो एज ए डायरेक्टर ऑल्सो एक चैलेंज होता है मुझे विद इन, कि मुझे ये प्रूव करना है, लोगों को कन्विंस करना है, क्योंकि देखिए फिल्म मेकिंग इज़ अ फैंटेसी। आप 3 घंटे के लिए आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आप अपने सारे प्रॉब्लम भूलना चाहते हैं, तो आपको उस 3 घंटे में आपको उन 3 दर्शकों को बांध के रखना है। देखिए एक दर्शक और बंधा हुआ है आपका, तरुलता है मुंबई से। हाँ जी। तरुलता जी पूछिए, क्या पूछना है आपने। हाँ जी, राकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तरुलता बोलती हूँ। हाँ तरुण, सर, मैं पहले तो आपको पूरी इंटरनेशनल के ऑडियंस की तरफ से थैंक्स कहूँगी कि आपने जो कैरेक्टर जो अलग से यूज किया है, जो कि आपने देखा होगा कि इंडियन अपनी जो ऑडियंस है वो भी ज्यादा करके क्या है, इंटरनेशनल फिल्म इसलिए देखती है कि उन लोग को एक मानव कैरेक्टर के साथ कुछ अलग कैरेक्टर भी मिलता है, करेक्ट? थैंक यू। वो लोग क्या है मालूम है, उसको एक सेपरेट एंजॉय करने के लिए क्या है, वो नहीं भी चाहे ना तो भी वो देखने के लिए जाती है ना। हाँ जी, जैसे आपने भी अभी किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इंडियन के साथ आपकी पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस भी ये फिल्म देखेगी, और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपके साथ ये फिल्म में काम भी किया है। अच्छा, थैंक यू। कहाँ काम किया है? और आपको बोलती हूँ कि आप डेफिनेटली इसी तरह की कुछ ऐसी अलग सब्जेक्ट की फिल्म बनाइए ना, कि जो सब लोग देख देख के, पहले की सब्जेक्ट देख देख के सब वो लव स्टोरी है वो सब देख देख के बोर हो गए क्या? क्या है, तो अभी मैं यही चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल ऑडियंस है ना, आज हमारी ये जो आपकी फिल्म है ये इंटरनेशनल थिएटर में लगेगी, और वो लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि नहीं, इंडियन फिल्म वाले भी ये हमारी तरह एक फिल्म टेक्निक बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ, वहाँ पिक्चर ओवरसीज़ में भी लगी हैं, यूएसए में या यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और बहुत तारीफ़ लिखी है। उनके अखबारों ने भी बहुत तारीफ़ दी है पिक्चर के लिए कि भाई हिंदुस्तान में भी एक ऐसी पिक्चर बन सकती है। सो ये बहुत खुशी की बात होती है कि हमने जो कदम उठाया है, इवन मीडिया फॉरेन में भी उन्होंने भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं पिक्चर के लिए। अच्छा, राकेश जी हमारे प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो भी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। इस बीच और बहुत सारे लोग लाइन पर हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म आप बना रहे थे, आपके मन में था कि मैं कुछ नई चीज़ दे रहा हूँ, तो आशंकाएं भी होंगी आपके मन में कुछ कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, स्वीकृत करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए वो तो हर पिक्चर के लिए है। अगर आप कोई आम कहानी भी बनाते हैं तो वो डर तो हमेशा रहता है कि ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, लोग ये ना कहे कि यार यही पुरानी कोई चीज़ बना दी है। तो जब वो डाउट रहना ही है दिमाग मन में, तो क्यों ना कोई नई पिक्चर, कोई अच्छी नई कहानी लेकर, डाउट तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो, पर होता भी है। होता भी है, क्योंकि हर पिक्चर आप बनाते हैं, आपको ये नॉट श्योर, आप सिर्फ एक अच्छी पिक्चर बना सकते हैं, कामयाब पिक्चर नहीं बना सकते। कामयाब इन व्हाट सेंस? बॉक्स ऑफिस में, बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस को कैसे लगने वाली है पिक्चर, क्योंकि आप अपनी कल्पना से एक पेंटिंग करते हैं, वो पेंटिंग बाजार में जब जाती है तो वो किस तरह लोग उसे ये सब जो भी फिल्म बनाने वाले हैं वो सब ये बात कहते हैं कि हम अपनी चीज़ लेकर के आते हैं, हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है, और फिर भी इतने करोड़ों रुपए का, अब तो मतलब 100 करोड़ की बात होने लग गई है, बात करने लोग पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन हो रही है। तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है कोई आदमी? रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी पिक्चर बनाते हैं, जो भी पिक्चर प्लान करते हैं, वो सब अंधेरे में ही होता है सब चीज़। अब अंधेरे में शूट करते हैं, अंधेरे में वो मैगजीन में आपका सीन पिक्चराइज होता है, अंधेरे में डेवलप होता है। चलिए, इस बीच औरंगाबाद से संदीप फ़ोन पर हैं, पहले उनसे बात कर लें फिर अपनी बात करते हैं। औरंगाबाद, संदीप बोलिए, क्या सवाल है आपका? राकेश जी से मेरा सवाल है जी। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। राकेश जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं संदीप मेकर बात कर रहा हूँ हाँ सिलचर से। हाँ जी, हाँ, मैं आपको फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। इस साल की एक सुपरहिट फिल्म बनाई, एक नया कंसेप्ट लेके फिल्म बनाई आपने। थैंक यू। और दूसरी बात ऐसी, सवाल मेरा ऐसा है
कि आप ऋतिक को लेके पहले एक फिल्म बनाई थी कौन है प्यारे, हाँ जी। उसके बाद में कोई मिल गया। ये जो दोनों फिल्में हैं जो आपके डायरेक्शन में फिल्म बनी है, जिसमें ऋतिक के हर एक टैलेंट को आपने डिस्प्ले किया है। क्या ऐसा है कि अगर आप ही फिल्म बनाएंगे तो ऋतिक की अगली फिल्म भी हिट होगी? क्या दूसरे डायरेक्टर में उसको इतने जो टैलेंट है ऋतिक के अंदर उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। बात क्या होती है, बात होती है कहानी की। कोई एक्टर कहानी से बढ़कर नहीं होता, कोई एक्टर फिल्म से बढ़कर नहीं होता। फिल्म अच्छी होनी चाहिए तो हर कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं। अगर फिल्म बेसिकली अच्छी नहीं हो तो वो किसी को भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तो बेसिक चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि पिक्चर बेसिक अच्छी होनी चाहिए, तब फिर एक्टर जो है उस पिक्चर को खींचता है। अगर पिक्चर ही अच्छी नहीं हो तो कोई एक्टर किसी पिक्चर को खींच नहीं सकता। हाँ, तो राकेश में बात कर रहे थे आपकी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। जब आप पहली बार फिल्म में आए, शुरू में तो आपने डायरेक्शन किया, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे आप, लेकिन जब पहली बार आप हीरो बने वो कौन सा संयोग था? 71 में मिस्टर नागी रेड्डी फ्रॉम साउथ आए थे बॉम्बे में। वो पिक्चर बना रहे थे घर घर की कहानी। तो उनके डायरेक्टर थे प्रकाश राव जी, टी प्रकाश राव जी, जो मिस्टर रंजन कुमार के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई हम एक नए लड़के की तलाश में हैं इस पिक्चर के लिए। तो क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था जिसमें मिस्टर रंजन कुमार हीरो थे, अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक लड़का है, उसे आप देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया और मिलते ही उन्होंने कहा हाँ कि ठीक है, मैं राकेश को लेके कदकाठी से ही पसंद हो गए वो। तो उस तरह से मुझे ब्रेक मिलना शुरू हुआ और फिर सिलसिला चलता रहा। एक आपने फिल्म और बनाई थी जिसमें आप हीरो बने थे, पराया धन। हाँ जी, उसके बारे में बात करूंगा मैं, हाँ जी। लेकिन इस बीच कश्मीरा पुणे से आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कश्मीरा, बोलिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हाँ। First, I'd like to congratulate you for the very superb and very interesting movie like Koi Mil Gaya. Thank you so And we much. hope that you will make in future the same type of films, which will give us something knowledge in Wi- life to behave or maybe anything. हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं नई नई किस्म के पिक्चरें बनाऊँ आप लोगों के लिए, Yeah. क्योंकि मुझे आप लोगों का बहुत ध्यान है, दर्शकों का बहुत ध्यान रख के मैं पिक्चर बनाता हूँ। और मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि पूरी फैमिली आके पिक्चर देखे। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने दोस्तों के साथ आके पिक्चर देंगे, उसी टाइप की पिक्चर मैं बनाता हूँ और कोशिश यही रहेगी मेरी। राकेश जी, आपने उनके सवाल का जवाब तो दे दिया और ये भी बता दिया कि आप ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो पूरी परिवार साथ में देख सके। आजकल जो फिल्में बन रही हैं, ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों में जो फिल्में आई हैं, और उनमें जिस तरह से होड़ लगी हुई है कुछ ऐसा दिखाने की जो परिवार साथ में बैठ के ना देख सके, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो क्या है, मुझे लगता है वो ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो फिल्म मेकर्स। वो सोचते हैं कि भाई इस तरह की पिक्चर बना के हम ओपनिंग ले लेंगे पिक्चर की और दर्शक आगे टूट पड़ेंगे देखने के लिए। ऐसा होता नहीं है। ये गलत फहमी है कि आप कुछ तस्वीरें दिखा के, कुछ एब्सर्ड ऑब्सीन तस्वीरें दिखा के आप दर्शकों को पुल करना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप दर्शकों को दूर भगाते हैं। ये आपकी समझ है और आपका अनुभव है। हाँ जी। जो आप कह रहे हैं ये बात उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई जो ऐसी काम कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं? ऐसा नहीं कि एक दो फिल्म इस तरह की आई हों और अब तो एक वो टाइटल सॉन्ग जैसी नई चीज़ आ गई है जो सिर्फ इसलिए दिखाई जाती है कोई ना देखे है, लेकिन अभी या कोई ना देख पाए। मगर अभी वो उनका विचार है, अभी वो उनकी समझ है। तो जितने जल्दी समझ जाएं वो बेटर है। क्योंकि आपने अपनी दोनों फिल्मों से दिखा दिया, ये तो अभी जो आपकी लेटेस्ट फिल्में थी, कि किस तरह बिना उसके भी हाँ जी, ऑडियंस को आकर्षित किया जा सकता है और ऑडियंस स्वीकार करती है ऐसी चीज़ों को, ना चाहिए। बिल्कुल। तो हम पराया धन की बात कर रहे थे, आप पराया धन में हीरो बने थे। हाँ जी, कैसी फिल्म थी वो? बहुत अच्छी फिल्म थी और हमने वो फिल्म कुल्लू मनाली में शूट की थी। और मैं उस वक्त, मुझे याद है, मैं कुल्लू मनाली में कुछ 70 दिन के लिए था, क्योंकि दूसरी पिक्चर भी वहाँ बन रही थी, सीमा। अच्छा। जिससे मिस्टर सोहनलाल कंवर जी ने बनाई थी, इसमें मैं, सिम्मी जी और साउथ की हीरोइन थी भारती। तो 30 दिन इसकी शूटिंग थी, 40 दिन उसकी शूटिंग थी। तो लगातार 70 दिन में वहाँ था। अच्छा। हाँ, और उसके बीच में मुझे 2 दिन आना पड़ा, मेरी शादी थी बीच में। अच्छा। तो बॉम्बे आया 2 दिन के लिए शादी करके, फिर अपनी बीवी को वहाँ साथ में ले गया।
हनीमून भी हो गया और शूटिंग भी हो आपने गई। शूटिंग भी दिखाई। झारखंड में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, झारखंड से। ये भी बोलिए, क्या सवाल है? हेलो राकेश रोशन जी, हाँ जी, नमस्ते। 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 हेलो हाँ जी। राकेश रोशन जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हाँ सुनिए ना सर, जी। पहले का जो पिक्चर आता था हाँ 1965-70 तक, वो तो खूब सुपर हिट होती थी। हाँ। आजकल का क्या है, ये फिल्म करोड़ों की वजह से बनती है और फ्लॉप हो जाती है, दोनों में अंतर क्या है? नहीं, आजकल के टाइम चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया है। आज पहले हम सिर्फ 100 प्रिंट लगाते थे, बड़ी से बड़ी पिक्चरों के सिर्फ 100-150 प्रिंट लगते थे, तो पिक्चर लंबी चलती थी। आजकल हम जब रिलीज़ करते हैं पिक्चर, जैसे कोई मिल गया है, पूरे हम 550 प्रिंट हमने लगवाई, 550 प्रिंट चल रही है पिक्चर की। तो लॉन्गर रन जो है पिक्चर की वो कम हो गई है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया है। ये तो आपकी फिल्म के साथ हुआ, या जो सफल हो जाती हैं फिल्में उनके साथ होता है। और हमारे यहाँ 90% फिल्में ऐसा कहते हैं कि असफल होती हैं, उनके क्या हाल होते हैं? लेकिन ये जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं, ये हाल वैसे ही है अच्छा। कि आप साल में 1 या 2 पिक्चरें बहुत बड़ी हिट होती हैं, 8-10 पिक्चरें सेमी हिट होती हैं, उसके बाद रेशियो वही है, और वैसे ही रहता है। वैसे ही है। तो ये क्या नशा है राकेश जी? आपने भी फिल्म प्रोड्यूस की बहुत सारी। नशा इतना इसी हिम्मत कैसे आती है, क्या चीज़ है? इसी चीज़ का नशा है कि आपको भी वो एक 1% में आना है। तो उसी में सब लगे हैं, तो अपने अपने तरीके से वो पिक्चर क्योंकि बनाते आपको हैं। काफ़ी अरसा हो गया, मतलब जब आपने अपनी पहली शायद कामचोर आपने डायरेक्ट की थी, कामचोर मैंने प्रोड्यूस की थी। हाँ, पहली फिल्म थी आपकी नहीं, कामचोर। पहली फिल्म थी मेरी आपके दीवाने। अच्छा, आपके दीवाने पहली फिल्म, उसके बाद कामचोर आई उसके थी। बाद कामचोर कामचोर काफ़ी चली थी। काफ़ी चली थी। उसके बाद फिर मैंने जाग उठा इंसान बनाई, वो एकदम ही बिल्कुल डिफरेंट किस्म की पिक्चर थी। मंदिरों पे पंडित की कहानी थी, अछूत की कहानी थी। तो मुझे हमेशा अंदर से एक पता नहीं एक शौक है कि मैं नई नई किस्म की फिल्म, नई किस्म की फिल्में प्रयोग करना चाहते हैं आप दर्शकों उसमें। को दूँ। हाँ। प्रयोग के पीछे जैसे आप कुछ संकेत दे रहे थे कि कुछ सोशल कॉज भी आपको लगता है होने चाहिए, जैसे मंदिर वाली बात आपने की, या जैसे इसमें भी आपने कहा कि किस तरह से एक सेमी रिटार्डेड बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। तो फिल्मों की भूमिका आप क्या समझते हैं समाज में? मनोरंजन सिर्फ, या कुछ और भी? देखिए, 2 किस्में हैं। एक तो एक मनोरंजन भी है, क्योंकि आप जब 3 घंटे के लिए फिल्म देखने जाते हैं तो आप अपने घर की वरीज, अपने काम के वरीज को सब भूलना चाहते हैं, और एक आके एक एंटरटेन, बिकॉज दिस इज द ओनली वे ऑफ एंटरटेनमेंट That's right. वी हैव। तो एंटरटेनमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। आप पिक्चर में कोई पिक्चर देखने जाएं और मरोस फील करके घर आएँ, तो उसमें आपको और डिप्रेशन हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि आप एक नई चीज़ भी दें और उसको एंटरटेनिंग वैल्यू के साथ देनी चाहिए। ट्रेजेडी का कंसेप्ट आपके इसमें कहीं नहीं है? नहीं, ट्रेजेडी भी एक तरीका के कैथारसिस होता एंटरटेनमेंट ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पिक्चर में वो जो प्रॉब्लम्स आपके घर में चल रही हैं, वही प्रॉब्लम्स आप पिक्चर में भी दिखा रहे हैं। तो जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता है मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है, तो आप और डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें उन्हें उसमें से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन एक दौर था जब इस तरह की फिल्में बनी थी, खासतौर पर राज कपूर साहब ने भी कुछ ऐसी फिल्में बनाई थी, दिखाने के देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, हम दिखाना चाहते हैं कुछ। लेकिन देखिए, उन्होंने भी जब भी पिक्चरें बनाई, जब भी कुछ कहा कुछ कहने चाहे, तो वो हमेशा एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ ही कहते थे। जैसे श्री 420 आप पिक्चर देखिए, उस वक्त उन्होंने वो पिक्चर बनाई थी, लेकिन लगती है आज भी ऐसे लगती है कि आज की पिक्चर है। और आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी पिक्चर शुरू करता हूँ कोई भी, मैं श्री 420 कम से कम 15-20 बार देखता हूँ। इज इट? हाँ जी। क्या है ऐसा जो आपका आकर्षित मुझे करता पता है नहीं, उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि राजी ने उस पिक्चर को उस वक्त बनाई और ऐसे टेक्निक के साथ बनाई इस पिक्चर को, ऐसे स्क्रीन प्ले, ऐसे टेकिंग्स, और इतनी फ्यूचरिस्टिक फिल्म थी कि उस वक्त उन्होंने शेयर मार्केट के बारे में पिक्चर में बेस किया था, बात की थी। तो आई थिंक लेकिन उसमें एक सोशल मैसेज भी था, मैसेज भी था, जो आज हमें नहीं दिखाई देता फिल्मों में। से या देखिए- कोई सोशल मैसेज की परिभाषा ही बदल गई है फिल्मकारों के दिमाग में? नहीं, मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन है वो, आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना जाएंगे तो वो सीखेंगे नहीं। वो अपने आप ही
अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हाँ हाँ तो अभी भी फिल्म में भी जो लोग आते हैं आजकल के ही जनरेशन पिक्चर देखने आते हैं, तो हमें उसका अगर हम उसको कुछ बताना चाहेंगे कि ये है राइट है, ये रॉन्ग है, तो दे विल नॉट। नहीं, वो तो गलत तरीका होगा, क्योंकि जो भी फिल्म देखने आता है वो भी अपने आप को समझदार समझता है। हाँ जी। तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि आप उंगली पकड़ के कहें कि इस रास्ते से चलो, इससे मत चलो, लेकिन एक मैसेज देने की सटल वे में एक बात हुआ करती है। इस बारे में बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन वैशाली पहले बात करना चाहती हैं आपसे। वैशाली, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी। हेलो। हाँ वैशाली। हेलो राकेश जी। हाँ जी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं आपसे बधाई देना चाहती हूँ कि आपका कोई मिल गया जो पिक्चर है, हाँ जी। बहुत हिट रहा है और ऋतिक रोशन ने भी बहुत अच्छा डांस किया है। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि आगे जाके भी हम लोगों को ऐसा ही पिक्चर दे दो। हाँ जी। बस इतना ही पूछना चाहती हूँ, और ऋतिक को भी मैं कांग्रेस करना चाहती हूँ। मैं ज़रूर कहूँगा ऋतिक को। ऋतिक शायद सुन भी रहे हो, शायद सुन भी रहे हो, वो उम्मीद अभी करते हैं। इस वक्त लद्दाख में शूटिंग कर रहा है। हाँ, हाँ। तो शायद अगर उसकी शूटिंग ना हो रही हो तो वो दूरदर्शन सुन भी रहा पहुंचता है होगा। लद्दाख हाँ तक। जी। बाकी चैनल पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन दूरदर्शन पहुंचता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें एज ए डायरेक्टर आपकी कितनी भूमिका थी और ऋतिक की टैलेंट की कितनी भूमिका थी? देखिए कहानी तो पूरी बना ली मैंने, और कैरेक्टर मेरे दिमाग में था कि ये हीरो का कैरेक्टर ऐसे होगा। तो मैंने ऋतिक को बिठा के उसे पूरी कहानी सुनाई, और डायलॉग्स के साथ पूरी कहानी सुनाई, और मैंने उसे समझाया कि इस टाइप का कैरेक्टर है, मेंटली रिटार्डेड नहीं है, भोला है, इनोसेंट है। तो उस बात को वो समझ गया, और बाकी जितने भी कंट्रीब्यूशन हैं वो सब ऋतिक की है। ये एक डायरेक्टर बोल रहा है या एक पिता बोल रहा है? नहीं, एक डायरेक्टर कह रहा है, क्योंकि ऋतिक हिमसेल्फ इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और मेरे साथ वो 5 साल असिस्टेंट रह चुका है। अच्छा। तो वो जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। जब भी वो मेरे साथ करण अर्जुन में भी था, कोयला में भी था, कहो ना प्यार में भी हीरो भी था, असिस्ट भी कर रहा था मुझे, एंड ही अंडरस्टूड द कैरेक्टर। एक दिन मैं शाम को घर पे बैठा हुआ था, अच्छा। तो एक लड़का अंदर आ गया, तो मैं तो ऐसे ही देखा, फिर मैंने देखा कि ऋतिक खड़ा है। उसने वो पूरी गेटअप, अच्छा। लूज पैंट, लूज शर्ट, चश्मा पहने, बाल ऐसे करके, और ऐसे आके खड़ा हो गया। अच्छा। तो पूछा, पापा कि मैं ठीक लग रहा हूँ? और मैंने देखा, और मैं कहा ठीक, मैंने तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा। और नेक्स्ट डे शूटिंग थी। ऐसी। तो शूटिंग का जो पहला शॉट था, जो साइलेंट शॉट था, कि वो अपने स्कूटर में मार्केट से स्कूटर चला के आता है, वो एक शॉट था जो मुहूर्त शॉट लिया मैंने। अच्छा। और उसी शॉट में मैं समझ गया कि ये कैरेक्टर को समझ चुका है। करेगा वो। गुड। कानू चरण उड़ीसा से फ़ोन पर हैं। कानू, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। अच्छा, जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी, पूछिए। कहो ना प्यार है पिक्चर में आपका जो मोबाइल टेलीफोन नंबर का क्लाइमेक्स सीन अच्छा था। हाँ जी। तो शादी का मोबाइल नंबर जब मोबाइल के साथ से मोबाइल नंबर से निकलता है, ये आपके मन में आया कि आइडिया मन में कैसे आया था? ये सीन हमको दिखाना चाहता हूँ सर। तो सीन नहीं था तो बात करना चाहता हूँ सर। क्या मोबाइल एकदम पिक्चर का लास्ट है एस्ट्रीमेंट सर। क्या सवाल था? मतलब मोबाइल का आइडिया कैसे आया? सर जो हाँ, ये जो मोबाइल टेलीफोन का जो क्लाइम है, हाँ जी। आपके मन में कैसे आया था सर? बहुत अच्छा था सीन था आपका। आई थिंक क्योंकि क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में वो क्या था कि मोबाइल उस वक्त नया नया आया था, और एसएमएस उस वक्त शुरू ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये मैं पिक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दूं। अच्छा। काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, लोग समझेंगे नहीं। फिर मैंने उन्हीं लोगों से कहा कि नहीं, हम हमेशा अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दैट्स व्हाट सेइंग। हमें ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जितने होशियार हम हैं, अगर हमें समझ में आ गया एसएमएस क्या है, तो उन्हें भी समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वो सीखेंगे। और मैंने पूरी पिक्चर के क्लाइमेक्स मैंने एसएमएस में ही रखा। अच्छा। और दे अंडरस्टूड। कहो ना प्यार है तो हिट हो गया था। संजय सातारा से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। संजय, बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी। हाँ, नमस्ते राकेश जी। हाँ नमस्ते। हाँ, मैं सातारा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। आपका कामचोर का जो फिल्म था आपका, हाँ जी। उसमें आपका रोल तो बहुत ही अच्छा था।
उस टाइम आप तो इतने काम छोड़ थे, अभी इतने एक्टिव कैसे? कुछ बोर्नवीटा ही खाते हैं क्या? हाँ जी। बोनवीटा खाते हैं क्या? तो तो आपने जो ये बनाई फिल्म बहुत अच्छा है, कोई मिल गया। थैंक यू। बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे इतने खुश हैं कि ऐसे ही फिल्म, मेरे बच्चा बोल रहा है कि अंकल जी को बात करें कि ऐसे ही कुछ अच्छी फिल्म आप एक बार और बनाइए। ज़रूर ज़रूर। इस फिल्म को बनाने से पहले मैंने यही सोचा था कि जो भी नेक्स्ट पिक्चर बनाऊंगा कहो ना प्यारा के बाद, उसमें मैं बच्चों के लिए पिक्चर बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ऋतिक के बहुत बड़े फैंस हैं और ये मेरा उनकी तरफ से एक आई ओड इट टू देम कि मैं उन बच्चों के लिए पिक्चर बनाऊं, क्योंकि कोई बच्चों के बारे में सोचता नहीं है, सब अपने अपने कमर्शियल तरीके से पिक्चर बनाने की सोचते हैं। ये फिल्म बनाना चाहते हैं। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं बच्चों के लिए पिक्चर बनाऊं और कोशिश यही करूंगा अगली बार भी कि पूरी परिवार एक साथ पिक्चर आकर देखे। राकेश जी, अभी मैं देख रहा था जब वो दिखा रहे थे हम गाने और आप उन गानों को देख रहे थे और आपके चेहरे पर कुछ भाव थे, और ऐसे ही भाव मैंने उस समय देखे थे जब ऋतिक को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और आपके चेहरे पर जो खुशी एक पिता को होनी चाहिए वो थी, लेकिन वो खुशी सिर्फ एक पिता की ही नहीं थी, वो एक डायरेक्टर की खुशी भी थी। तो डायरेक्टर का कितना योगदान होता है इस तरह के चरित्र को सामने लाने में, इस तरह की एक्टिंग को सामने लाने में? देखिए, डायरेक्टर ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, पर डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ अ टीम वर्क जी। ऑफ राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये सब मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। डिसीजन डायरेक्टर का ही होता है कि नहीं, इस तरह नहीं, इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे जाना है। और इट्स लाइक अ टीम वर्क। हम जैसे फ्रंट में आर्मी चलती है एक साथ और कोई चीज़ को फतेह कर लेती तो कितनी खुशी होती है, तो वैसी ही खुशी होती है। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, He is the जैसा captain आपने of the बताया। ship, इसमें डायरेक्टर के बारे में कुछ और भी बात करना चाहूँगा, लेकिन इस समय नरेंद्र जोशी जलगांव से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नरेंद्र, बोलिए, क्या सवाल है? नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते अंकल। आप जो अपने ऋतिक भैया जो आजकल बहुत कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, आप तो कैसा फील कर रहा है? एक पिताजी के हैसियत से कैसे फील कर रहे हैं आप? मतलब क्या मतलब आपका दिल क्या सोचता है आपके बेटे के जो? नेचुरली अगर आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आए तो कैसी खुशी होती है घर में, कैसे माँ बाप अपने पड़ोसी को दिखाते हैं, देखो देखो मेरा बेटा फर्स्ट आया है। तो वैसी ही खुशी होती है, क्योंकि अगर बेटा कामयाब होता है तो पिता के लिए, माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटे को सफल होते देखना हाँ जी। और अपने आंखों के सामने देखना तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपने हर मूवमेंट देखा है। जैसे छोटे बच्चे का देखते हैं, वैसे यहाँ फिल्म में आप देख रहे हैं कि शुरू से लेकर के आखिर तक वो सफलता पा रहा है। हाँ जी। आपने एक बार एक बात कही थी डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्टर, आपने बहुत जल्दी ऐसा महसूस कर लिया था कि फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, इट इज़ ही हाँ जी। हु टेक्स द डिसीजन। तो आपने डायरेक्शन के लिए पहले प्रोड्यूसर बनना शुरू किया? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहूँगा तो कोई मुझे ब्रेक तो देगा नहीं, क्योंकि एक्टर था मैं। जी। तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ तुम्हें शौक है डायरेक्शन का, चलो मेरी पिक्चर बना लो, कोई तैयार नहीं होगा कोई देने तैयार को। नहीं होगा। तो मैंने फिर एज एन एक्टर मैंने पैरेलल मैंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी, फिल्म क्राफ्ट। तो मैंने पिक्चरें बनाई, आपके दीवाने, कामचोर, जाग उठा इंसान, भगवान दादा। ये 4 पिक्चरें बनाने के बाद जब मैंने देखा कि नाउ माय प्रोडक्शन हाउस इज Ready to take off. हाँ, इज रेडी टू टेक ऑफ, तो फिर मैंने खुद गर्ज बनाई एज ए डायरेक्टर, फर्स्ट पहली फिल्म। इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले यवतमाल में राजेश बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। राजेश, बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आपकी जितनी पिक्चर है सब कैसे चालू होती है? इसमें कोई खास बात है या कोई ट्रेंड है? नहीं, वो क्या है कि मैंने जब 4 पिक्चरें बनाई एज ए प्रोड्यूसर, आपके दीवाने, कामचोर के बाद जब मैंने बनाई जाग उठा इंसान, तो मुझे किसी फ़ैन ने लिखा कि राकेश जी, आपको हमेशा पिक्चर क से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी हर क वाली पिक्चर ही चली है। एज एन एक्टर भी आपकी सब क वाली पिक्चर चली हैं। अच्छा। तो उन्होंने उदाहरण दिया, खट्टा मीठा, खूबसूरत, खेल खेल में, खानदान, कामचोर।
मैंने उस बात को ज़्यादा अहमियत दी नहीं। मैंने जागुंडा इंसान बनाई, फिर भगवान दादा बनाई, उस बात को भूल भी उसमें गया। कोई था ही नहीं। फिर मैंने खुदगर्ज बनाई, वो खुदगर्ज बहुत चली, तो उस फैन ने दोबारा मुझे लिखा कि देखिए राकेश जी, आपने इस बार मेरी बात मानी और आपकी पिक्चर चली। अंग्रेजी में तो KH है कम हाँ से जी। कम। तो वो बात कहीं मेरे दिमाग में रह गई। तो फिर मैंने सोचा कि हर पिक्चर नाम तो देना ही है, तो क्यों ना क सही थे। क्यों ना क सही दें वाली बात नहीं, क्योंकि फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। ख़ासतौर पर नाम के बारे में तो जैसे क वाला मामला है, तो बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, और कुछ लोग तो स्पेलिंग भी इतने अक्षर होने चाहिए, न्यूमरोलॉजी वाले हिसाब से भी कुछ करते हैं। तो ये जो अंधविश्वास है फिल्म बनाने वालों के दिमाग, ख़ास तौर पर शायद फिल्म डायरेक्ट करने वालों के दिमाग में भी होता होगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के अंधविश्वास में आप सचमुच विश्वास करते हैं? नहीं, विश्वास की बात नहीं होती। एक आम तौर पे भी सिर्फ फिल्म वाले लोग नहीं, बाहर भी जब बिल्ली रास्ता काट जाती तो लोग रुक जाते हैं, या तो ये एक अंदर एक वहम होता है। तो एक वहम जब है तो क्यों ना हम उसको ठीक से। तो मतलब ये है कि अगली फिल्म भी आपकी क से शुरू होने वाली वो है? तो क से शुरू होने वाली है? हाँ जी। पक्का है? ये पक्का है। बहरहाल ये एक सोचने की बात है, क्योंकि सोशल मैसेज देने वाला आदमी अगर ये कहने लगे कि मैं भी अंधविश्वास में विश्वास करता हूँ, क्योंकि स्टेज पर बहुत कुछ होता है इसलिए शायद उसको स्वीकार किया जा सके, लेकिन अपने आप में ये बात अगर सार्वजनिक रूप से आप जैसे आप कह रहे हैं, हाँ जी। तो लोगों में अंधविश्वास फैल जाएगा इससे। तो नहीं, ऐसी बात सक्सेस नहीं करनी है तो कोई ना कोई क ले आए हम भी। नहीं, ये जरूरी नहीं कि आप क से फिल्म हर बनाए एक तो नहीं, ऐसे बात नहीं है कि क से आप शुरू पिक्चर बनाए तो पिक्चर चलनी है। अच्छा। नहीं, मेरी किंग अंकल नहीं चली। नहीं चली, हाँ। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपको उसी लगन से, उसी मेहनत से काम करना होगा। अच्छा, इंदौर से रंजीत सिंह, शायद मनजीत सिंह इंदौर से बात करना चाहते हैं। मनजीत बोलिए। राकेश जी, हाँ जी, आपको इस फिल्म के लिए बधाइयाँ। थैंक यू। आपने अपने पिताजी स्वर्गीय रोशन साहब से, हाँ जी। क्योंकि हम बहुत क्या कहें, हम ये सोचते हैं कि अभी फिल्म संगीत ना होता तो हम लोगों का दिन कैसे निकलता। अच्छा। उसमें रोशन साहब और मदन मोहन जैसे संगीतकारों की बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आपने अपने पिता से विरासत में क्या लिया, और राजेश जी ने संगीत का क्या विरासत में लिया उनसे? राजेश जी मेरे रोशन साहब के बहुत नज़दीक थे। वो उन्हें बचपन से ही बहुत शौक़ था म्यूज़िक का। तो जब रोशन जी हारमोनियम में ट्यून बनाते थे तो राजेश जब छोटा था 7-8 साल का, तो वो तबला बजाया करता था साथ में। मुझे तबला बजाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, और मुझे बचपन से ही शौक़ था फिल्मों में काम करने का एज एन एक्टर। तो मैं उस धुन में लगा रहा, राजेश जी इस धुन में लगे रहे और इस धुन में वो कामयाब हो गए। म्यूजिक का शौक आपको नहीं हुआ कभी? शौक था, लेकिन एक्टर बनने का शौक ज़्यादा था। और आपको उसका फ़ायदा भी मिला। हाँ आप जी। घर में एक्टर बन गए, घर में म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्टर हो भी है, गया, घर में एक एक्टर हीरो भी। भी है घर में साथ में। हाँ जी। और इस फिल्म में तो खासतौर पर काफ़ी खर्चा कम हो गया होगा आप लोगों का। नहीं, खर्चा कम नहीं होता। अच्छा राकेश जी, घड़ी काफ़ी तेज़ चल रही है। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बात जो आपसे हम पूछना ज़रूर चाहते थे कि 30 साल, जैसे मैं बात शुरू की थी कि 30 साल का वक्फा छोटा नहीं होता है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ या आपके दर्शक आपसे ये जानना चाहें कि इस 30 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया, तो आप उसे कैसे परिभाषित करेंगे? खोया तो कुछ नहीं। कुछ नहीं खोया। नहीं, क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ सीखता ही गया। और जहाँ तक कमाई की बात है, मैंने हमेशा यही सोचा और हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को इज़्ज़त दूँ और इज़्ज़त कमाऊँ। उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। वो तो आपको भरपूर मिली। हाँ जी। इज़्ज़त तो, और इज़्ज़त, ऐसी इज़्ज़त होनी चाहिए कि आपके परिवार को भी इज़्ज़त मिले। कि मुझे याद है जब मेरे पिताजी गुजर गए थे 1967 में, और मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मैं जिनके भी ऑफिस में जाता था काम मांगने के लिए कि भाई मुझे हीरो बनना है, तो वो प्रोड्यूसर खड़े होके मुझसे मिलते थे। तो ये मेरे पिताजी की कमाई थी। कमाई थी। अब आपके लिए भी ऐसा होता होगा? अब ऋतिक तो अपनी ताकत से भी जाता है तो लोग हाँ। खड़े हो जाते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपका भी एक योगदान उसमें रहा है। और हर बेटा कुछ ना कुछ बाप से लेकर के आगे बढ़ता है, और फिर उसके बाद उसका कद बाप से बड़ा हो जाए तो बाप खुश होता है। एक सवाल और अंत में,
आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या चीज़ आप दे के जाना चाहते हैं कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू गिव टू द सोसाइटी? बस जहाँ तक पिक्चरों का सवाल है वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही पिक्चर को एक दिन जाके बनाना है, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन यही कहूँगा दर्शकों से कि आप जो भी काम करें मेहनत से करें, सिंसियरिटी से करें और कोशिश करें कि सबको इज़्ज़त दें, तो ही आपको इज़्ज़त मिलेगी, और सच्चाई से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए, और एक व्यक्ति के बारे में हम काफ़ी कुछ जान सके कि वो व्यक्ति जो फिल्मों में सामने दिखता था, फिल्मों के पीछे क्या है, उसका सोच क्या है, वो अंधविश्वास में क्यों डरता है थोड़ा थोड़ा, या अपने घर से क्यों प्यार करता है, वो घर वालों से कितना कुछ पाना चाहता है, बहुत सारी बातें होती हैं इस तरह की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।